Good morning, everybody. Good morning. गुड मॉर्निंग बताइए। हम आई थिंक कॉम्प्रिहेंशन में अजम्पशन वाले की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और लेटेस्ट वाले कॉम्प्रिहेंशन हम देखना चाहते हैं ताकि हमें ये कॉन्फिडेंस आ सके कि अभी के कॉम्प्रिहेंशन में भी नियम लगभग वैसे ही हैं। बस कॉम्प्रिहेंशन में अजम्पशन वाले में थोड़ा हमें लेखक की सोच को समझना होता है, लेखक की सोच को जानना होता है। तो मुझे बताइएगा, कल ये कॉम्प्रिहेंशन हो गया था डिजिटल युग वाला, ये कल खत्म कर लिया था हमने। जेनेटिकली मॉडिफाइड वाला भी हो गया था। हाँ। अगला कॉम्प्रिहेंशन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। यहां से शुरुआत कर रहे हैं। मैं टाइमर लगा दूं। मैं कमेंट्स सब ब्लॉक कर रहा हूं। टाइम स्टार्ट होता है अब। स्टॉप। चपल होने, वोलेटाइल होने का मतलब होता है बहुत जल्दी ही वो अपनी जगह बदलता है, अपना स्थान बदलता है, गतिशील होता है। थोड़ा इकोनॉमिकल कॉम्प्रिहेंशन है, लेकिन बढ़िया कॉम्प्रिहेंशन है अगर मैं आपसे कहूं तो। इस पर ध्यान देंगे सभी लोग। लेखक के थॉट पकड़िए। निजी निवेश सामान्यतः चपल होता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जनरली वोलेटाइल। विदेशी निजी निवेश और भी अधिक चपल होता है, और फॉरेन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इज मोर वोलेटाइल बिकॉज द अवेलेबल इन्वेस्टमेंट एवेन्यू आर सिग्निफिकेंटली ग्रेटर। क्योंकि विदेशी निवेशक के लिए केवल भारत ही नहीं, दुनिया भर के मार्केट खुले हैं, इसलिए रोजगार देने का दायित्व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर नहीं छोड़ा जा सकता। तो ये मत सोचिए कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा और हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सप्रांतिक एफडीआई का अंतर प्रवाह सभी समय और सभी सेक्टर तथा क्षेत्र के संदर्भ में चपल होता है। The current FDI inflow are volatile over time and across sector and region, which is necessary consequences of their search for the highest return। और क्योंकि वो यही सोचकर इन्वेस्टमेंट कर रहा है कहां ज्यादा प्रॉफिट होगा, किस सेक्टर में जाऊं मैं, किस सेक्टर से ज्यादा कमाई कर सकता हूं। अस्थिर रोजगार और आय क्षेत्रीय समानता का प्रबलन उसके दुष्परिणाम, और उसका प्रॉब्लम इसके कारण कुछ सेक्टर में ज्यादा एफडीआई, कुछ में कम, कुछ क्षेत्रों में ज्यादा एफडीआई, कुछ में कम, कुछ जगह पर इक्वालिटीज बढ़ जाती है इसके कारण। विदेशी निवेश का एक संभावित सकारात्मक परिणाम है नई टेक्नोलॉजी का अंतर्वहन, और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बेनिफिट बस होता है वो है टेक्नोलॉजी का आना। यद्यपि प्रौद्योगिकी वितरण एकदम सुनिश्चित नहीं, और जरूरी नहीं कि हर बार टेक्नोलॉजी आएगी, क्योंकि वितरण के लिए भारत और मानवीय पूंजी की वर्तमान स्थिति अपर्याप्त साबित हो सकती है। क्योंकि इस टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा एजुकेशन, हेल्थ नहीं रहा, तो फिर ये चीज भी नहीं मिलेगी। मतलब लेखक एफडीआई का नेगेटिव पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा है। एक लेखक का थॉट है, ये लेखक ऐसा है जो इकोनॉमी का जानकार है और विदेशी निवेश की बुराइयां करने में अग्रणी है। आलोचक है ये फॉरेन इन्वेस्टर का। दीर्घकाल में विदेशी निवेश पर भरोसा करना आर्थिक रूप से सही नीति नहीं है। लेखक की आलोचना में ये बिंदु लग रहा है, इसका मतलब कि ऑप्शन सी तो नहीं होना चाहिए। ऐसी नीतियों को अपनाया जाना चाहिए जो विदेशी निजी निवेश में
चपलता को कम करता है। ये तो आलोचक है, ये चाहता ही नहीं है निजी निवेश हो सके, तो उसकी चपलता को कम करने के उपाय नहीं बता रहा है और ना ही विदेशी निवेशक की चपलता पर कोई चर्चा है, तो महोदय दूसरा भी नहीं हो सकता है। आंसर सीधा था, घरेलू निजी निवेश को सशक्त बनाने वाली नीतियां अपनानी चाहिए क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर का आलोचक है। और याद रखेंगे कि मैंने आपको बताया था पूंजी का मतलब, मानव पूंजी का मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश होना चाहिए, उसके बाद ही इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। और पब्लिक इन्वेस्टमेंट की तो कहीं बातचीत ही नहीं थी। मैंने आपसे कहा था, आपको उसके थॉट पकड़ने हैं। आपको ये याद आना चाहिए कि अच्छा, इस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के पता चल रहा है कि ये आलोचक है, क्रिटिसाइजर है, क्रिटिसाइज करता है पूरी तरह से। फिर से बहुत बढ़िया कॉम्प्रिहेंशन है। स्टॉप। अजम्पशन। ध्यान से देखना, आप लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, मैं फिर ट्राई कर रहा हूं। जब शिक्षा से मिलने वाले लाभ का उपयोग करने की आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त होगी, तभी लोग शिक्षा में निवेश करेंगे। मतलब आर्थिक स्वतंत्रता से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, आर्थिक फ्रीडम से इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, न कि इन्वेस्टमेंट से स्वतंत्रता बढ़ेगी। स्वतंत्रता का परिणाम है कि इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। इस प्रत्यक्ष कारण की वजह से आर्थिक स्वतंत्रता के स्तर में वृद्धि के साथ ही शिक्षा में प्राप्त होने वाले लाभ भी बढ़ जाते। निम्न कर दरों के कारण जब लोगों को शिक्षा के प्रत्येक बढ़ते स्तर से प्राप्त बढ़ी हुई आय के अधिकांश भाग को अपने पास रखने की अनुमति होती है, तब शिक्षा में निवेश एक अच्छी सूझबूझ की बात है। देखो, मान लो कि आपके पिताजी आपके आईएएस बनने पर लाखों खर्च कर रहे हैं और फिर उसके बाद आप आईएएस बने, पर सरकार ने आपसे टैक्स नहीं ज्यादा वसूल किया और आपकी कमाई बढ़ी, आप संपन्न हुए। तो लोग कहेंगे कि भाई देखो, बच्चा पढ़ लिख कर कितना बड़ा अधिकारी बना, कमाई की, तो बाकी के पेरेंट्स भी ऐसा करने के लिए मोटिवेट होंगे। लेकिन इमेजिन करो कि आपकी आईएएस बनने के बाद बढ़ी हुई आय पर टैक्स इतना लगा दिया जाए कि एक्स्ट्रा पैसा वसूल कर लिया जाए और चाय वाला जो आपका कोई मित्र परिचय का था, उसने चाय की दुकान खोली थी, वो भी उतना ही कमा रहा है आपसे, बराबर का ही। तो दुनिया वालों को पता चलेगा कि आईएएस बनने से भी कुछ नहीं है, उससे अच्छा तो चाय बेचो, प्रधानमंत्री बन सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय ये है कि लोग तभी मोटिवेट होते हैं जब उन्हें लगता है कि हाँ, हम शिक्षा पे इन्वेस्टमेंट तब करेंगे जब उसके लाभ ज्यादा होंगे। दूसरी ओर जब सरकार शिक्षित व्यक्तियों की बढ़ी हुई आय पर और ऊंची दर पर कर लगाने का निर्णय लेती है, तब वह स्वयं को अधिक शिक्षित करने में निवेश करना समझदारी की बात नहीं लगती। वही प्रोत्साहन अभिभावकों पर भी लागू होता है जिन्हें निर्णय लेना है कि वे अपने बच्चे की शिक्षा पर निवेश करें या नहीं। किसी देश में निम्न कर दर निरपवाद रूप से उच्च शिक्षा में अधिक निवेश के लिए परिणत हो जाती। गारंटी वाली बात है ये। लेखक ने तो संभावनाओं के रूप में बातें व्यक्त की कि अगर ज्यादा पढ़े लिखे लोगों पर टैक्स कम लगेगा तो ही एजुकेशन में लोग जाएंगे। लेकिन अगर टैक्स की रेट लो कर दी जाए दुनिया भर में, तो एजुकेशन में वेस्ट की जाएगी, जरूरी थोड़ी है। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था, ये तो नामुमकिन सी बात थी। बच्चों की शिक्षा में निवेश उनकी आर्थिक स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। उल्टा लिख दिया इसने, निवेश स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं करता, स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता इन्वेस्टमेंट को सुनिश्चित करती है। शब्दों पर ध्यान दीजिए, सीक्वेंस बदल गया है। आर्थिक स्वतंत्रता मानव पूंजी, पूंजी मतलब मानव शिक्षा पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। ये लेखक का थॉट है। आंसर आना चाहिए था केवल और केवल तीसरा, मानव पूंजी मतलब शिक्षा। फिर से ट्राई करिए, मैं जूम कर देता हूं और हिंदी वाले पढ़ लीजिए।
लेखक के थॉट पकड़िए कि लेखक क्या बोलना चाह रहा है। मैं इसका आंसर गलत लगाऊंगा ताकि मुझे वे लाल लाली पता चले जिनको मैं 10-10 बार चीजें बता रहा हूं लेकिन वो फिर भी सुधरने को तैयार नहीं। क्या खुशबू आपको विशेष प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा के आपको सूचित किया जाए कि धारणा वाले प्रश्नों में एक्सट्रीम वर्ड कभी नहीं आ सकता? क्या ऋतु और अमन जैसे लाल लाली कभी समझ पाएंगे कि वह केवल शब्द कभी भी अजम्पशन में सही नहीं हो सकता? क्या इन लोगों के लिए कोई विशेष प्रोविजन अपनाया जाए? 100 बार मैंने आपसे कहा कि ये शब्द आया कि ये तो सोचो ही नहीं, अजम्पशन में तो दूर दूर तक भी संभव नहीं है, दूर दूर तक भी। अरे वो लेखक बेचारा ये बताने की कोशिश कर रहा है कि वित्तीय तंत्र के बगैर हम केवल जल आपूर्ति को सस्टेनेबल नहीं बना सकते, और जल आपूर्ति मतलब केवल नल लगा देना नहीं है, वाटर का प्यूरिफाई करना, इसके साथ साथ जो हमारे शौचालय का पानी उसमें न मिलने देना, उसका एक सिस्टम बनाना, बहुत सारे खर्चे होते हैं। जैसे यूपीएससी की तैयारी केवल सब्सक्रिप्शन लेना भर नहीं है। प्रतिदिन आपको 4 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे टीचर की बातें सुनने में। प्रतिदिन 5 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा, अपनी सेल्फ स्टडी खुद का रिवीजन करने में। सेल्फ स्टडी का मतलब खुद एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं या पढ़ी गई बातों को दोहरा रहे हैं। आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, याद करना पड़ेगा, रिवीजन करना पड़ेगा। तब तो जाकर आप चीजें बेहतर कर पाएंगे कि केवल सब्सक्रिप्शन लेने भर से ही तैयारी थोड़ी हो जाती है। तो आप मेरे विचार समझ गए कि यूपीएससी की तैयारी में सब्सक्रिप्शन के अलावा भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। बहुत कुछ मतलब आपको पढ़ना पड़ेगा खुद भी। तो वही लेखक भी बता रहा है। शहरों में जल की धारणीय आपूर्ति का अर्थ कुटुंबों को जल की आपूर्ति करने से कहीं ज्यादा है। बहुत काम करने पड़ते हैं। आंसर आना चाहिए था केवल और केवल दूसरा। लेखक के थॉट तो पकड़िए, आप केवल ध्यान से उस कॉम्प्रिहेंशन को पढ़िए और निर्णय लीजिए कि क्या थॉट है राइटर के। अजम्पशन ही निकालना है इसमें। आप ट्राई करिए, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूं।
आइए देखिएगा, 2 प्रश्न पूछे गए हैं इसलिए टाइम ज़्यादा दिया इसमें हमने। बहुत बढ़िया। आइए ज़रा देखिएगा, भारत में अभी भी लगभग 50% कामगार कृषि में विनियोजित हैं। लगभग 85% खेत छोटे और सीमांत है। चीन और वियतनाम की तुलना में जहां तेज गति से संरचनात्मक और ग्रामीण परिवर्तन हुए, भारत की कहानी धीमे परिवर्तन की है। परिणाम स्वरूप भारत में गरीबी ह्रास चीन और वियतनाम की तुलना में 1988 से 2014 के बीच बहुत धीमी गति से थी। भारत का गरीबी ह्रास 1988 से 2005 के बीच धीमा था। 2005-12 के दौरान ये नाटकीय गति से बढ़ा और पूर्व काल की तुलना में 3 गुना तेजी से गति हुई। मतलब हमारे देश में गरीबी 2005 तक धीमी गति से कम हुई, लेकिन 12 तक आते आते और उसके बाद तो गरीबी में जो कमी आई वो बहुत तेजी से कमी आई। इस काल में भारत ने क्या किया? शोध से पता चला, सापेक्ष कीमतों का दृश्य लेख बढ़ती वैश्विक कीमतों के परिणाम स्वरूप कृषि के पक्ष में महत्वपूर्ण ढंग से परिवर्तित हुआ। इससे कृषि में निजी निवेश 50% से बढ़ा, मतलब ग्लोबल लेवल पर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। परिणाम स्वरूप जीडीपी की वृद्धि ने 2.4% के मुकाबले 4.1 का स्तर छुआ एग्रीकल्चर में। 2013-14 में $25 अरब के स्तर को छुआ। वास्तविक कृषि मजदूरी 7% की दर से बढ़ी। इन सब कारणों ने गरीबी में गिरावट लाई। तो गरीबी में तीव्र कमी के लिए कृषि के विकास को हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार मानेंगे। जब कृषि जो मूलतः छोटे और सीमांत हो, तब संरचनात्मक और ग्रामीण परिवर्तन असंभव है। उसने ग्रामीण परिवर्तनों के बारे में कोई बात नहीं की, गरीबी के आंकड़े बताए हैं, तो महोदय पहला तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अच्छी कीमत प्रोत्साहन कृषि में निवेश, बिल्कुल ये उदाहरण है। इसके कारण जीडीपी में कृषि में निजी निवेश 50% से भी ज्यादा बढ़ा। लिख रहा है वो व्यक्ति दूसरा, तो गारंटेड होगा। भारत के लिए उच्च मूल्य के कृषि उत्पाद जैसे कि पशुधन, बागवानी के लिए मूल्य श्रृंखला को बनाने की आवश्यकता है। कृषि माल की उच्च वैश्विक कीमतें भारत के लिए बिल्कुल तीसरा हो ही नहीं सकता है। बहुत ही बढ़िया आंसर आना चाहिए था, केवल और केवल ऑप्शन बी, दूसरा और चौथा। केवल और केवल ऑप्शन बी, दूसरा और चौथा। बहुत बढ़िया, जो अब आप लोग निकाल पा रहे हैं सवालों के जवाब, बिल्कुल उसने दिखाया है। हमें यह समझना है कि राइटर किस दिशा में बातचीत कर रहा है। इसका आंसर बी। एक और सवाल है इसमें, क्या मैसेज है इस कॉम्प्रिहेंशन का? कॉम्प्रिहेंशन का मैसेज शमीम, ओके, मैं नेक्स्ट वाला कॉम्प्रिहेंशन अंग्रेजी में पढ़ूंगा। और आंसर आना चाहिए बिल्कुल। मैं एक ऐसा आंसर लगा रहा हूं जो कभी हो नहीं सकता, ताकि मुझे पता चले कि महान शख्स कौन है। प्रियांशु, आभा, मीनू, इन लोगों को भी कलेक्टर बनना है और वे ऐसे आंसर चुन रहे हैं जो कि पूरे कॉम्प्रिहेंशन में कहीं नहीं दिए गए। कहीं बता दो कि कृषि उत्पाद कंपनियां, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी, कृषक उत्पाद कंपनियां, शिवम, इन लोगों को भी कलेक्टर बनना है। खुले तौर पर कह रहा है, निकट भविष्य में गरीबी कम करने के लिए समावेशी कृषि विकास का मुख्य समाधान है। जितना ज्यादा एग्रीकल्चर में ग्रोथ होगी, गरीबी उतने ही बड़े स्तर से कम हो पाएगी। थोड़ा कठिन कॉम्प्रिहेंशन है, देख लेते हैं उत्तर निकाल पाओ तो। जूम नहीं कर रहा हूं मैं, इस बार अंग्रेजी में पढ़ूंगा मैं।
दूसरे पर बिंदी लगा हुआ दिख रहा है इसलिए तो नहीं लगा रहे हैं। ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा कॉम्प्रिहेंशन है। इन इंडिया अथॉरिटीज ऑलवेज लुक टू स्टोर द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर in reservoir during the monsoon season, which is then used for irrigation and generation of electricity during the summer month. It is an internationally accepted practice that the water level of a reservoir should be kept below a certain level before the onset of monsoon season. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी ये एक तरीके की प्रोसेस है कि मानसून आने से पहले, पानी आने से पहले आप खाली करके रख लीजिए ताकि आप मैक्सिमम पानी भर सके। This is so that when monsoon rain comes, there is a space to store the excess rainwater and also so that water can be released in a regulated manner. But the authorities store the maximum amount of water in reservoir even before the close of monsoon. और मानसून खत्म होने से पहले ही वो उसको पूरा भर लेते हैं, only to ensure greater electricity generation and irrigation. मतलब उनका केवल एक ही मकसद होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और इरिगेशन। लेखक कहना चाह रहा है कि आपने इस बांधों को, इन रिजर्वायरों को केवल इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन के नजर से देखा, लेकिन ये कुछ और भी काम कर रहे हैं। यह मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के तहत बाढ़ को नियंत्रित करने का काम भी कर रहे हैं। उस पर आपका ध्यान ही नहीं, आप केवल पानी भरने और खाली करने पर फोकस कर रहे हैं, आप केवल इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन पर फोकस कर रहे हैं और मानसून ऋतु के पहले खत्म होने से पहले फुल भर के रख दे रहे हैं। मतलब लेखक हमारे मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के उन विषयों पर इशारा कर रहा है जहां पर अभी तक ध्यान नहीं दिया गया। अभी तक लोगों का ध्यान मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में केवल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन पर है, जबकि इसका दूसरे कई कामों में यूज है, उस पर गौर ही नहीं है। जलाशयों में अधिकतम जल संचयन में होने वाले भारी जोखिम, जल शक्ति परियोजना, बिल्कुल। और जब आप उसको फुल मतलब कंप्लीटली फिल करके रखोगे तो इसके कारण जो रिस्क है वो बढ़ेगा और ये रिस्क बढ़ने का कारण है हमारी डिपेंडेंसी इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी के लिए उन पर ज्यादा ही हो गई। बांधों की संग्रहण क्षमता का मानसून ऋतु के पूर्व और दौरान में पूरा उपयोग नहीं होता, क्योंकि हम समय से पहले ही खाली कर देते हैं या फिर भर देते हैं। भारत के बाढ़ नियंत्रण के लिए बांधों की भूमिका को अभी भी प्रॉपर तरीके से नहीं यूज किया गया है। हम केवल इरिगेशन और इलेक्ट्रिसिटी पर ही अपना फोकस कर रहे हैं। आंसर आना चाहिए था महोदय ऑप्शन डी, पर मैं सजेशन दूंगा कि ये ऑप्शन हो सकता है कई लोगों ने ना लगाया हो। मैं इसमें आरोप नहीं लगाऊंगा, क्योंकि जनरली इसका उत्तर तभी निकाला जा सकता है जब आप बहुत बेस्ट प्रैक्टिस करते। तो इसमें अगर गलत हो भी जाए तो इसको स्ट्रेस मत लीजिए, माइनस मार्किंग में तो जाएगा एक आध। इतनी एक्यूरेसी तो मैं सुधार नहीं पाऊंगा कि 100% हर चीज सही हो जाए, हाँ, लेकिन मैक्सिमम चीज अब सही होना शुरू होगी। पढ़ना स्टार्ट करिए। भारत में आर्थिक उदारीकरण का स्वरूप अधिकतर सरकार की आर्थिक समस्याओं से तय हुआ, न कि जनता की आर्थिक प्राथमिकताओं से अथवा दीर्घकालिक विकास के उद्देश्य से। हमारे देश में जो लिबरलाइजेशन आया था वो हमारी ऊपर थोपा गया था, न कि हमारी सरकार की प्लानिंग थी, ना जनता ने डिमांड की थी। अतः संकल्पना और रूपरेखा की सीमाएं थी जो बाद में अनुभव से स्पष्ट हुई। तो कुछ प्रॉब्लम्स तो थी इसमें जो हमें अब पता चल रही है। आर्थिक उदारीकरण के प्रारंभ से रोजगार विहीन वृद्धि, सतत गरीबी और बढ़ती असमानताओं समस्याओं के रूप में उभरी। हमने तो बहुत अच्छी ग्रोथ तो कर ली, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ा पाए, इनइक्वालिटीज लगातार बढ़ती रही और इन सभी वर्षों के बाद 4 मौन संकट भारतीय अर्थव्यवस्था के सामने खड़े। 4 संकट। पहला एग्रीकल्चर, दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा एजुकेशन, चौथा इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो देश के भावी परिदृश्य में बंधन कारक है। यदि आर्थिक वृद्धि को बनाए रखना है तो उसे सार्थक विकास में बदलना होगा।
डेवलपमेंट करना होगा इकोनॉमिकल, तो इन समस्याओं का निराकरण हो पाएगा। लेखक भी क्रिटिसाइज कर रहा है पुनः इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन को। भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था अत्यधिक समेकित करने की आवश्यकता है। आवश्यकता नहीं है। अरे वो तो विरोधी है, विरोधी। पहला तो हो ही नहीं सकता है महोदय। वो आर्थिक उदारीकरण है तो बृहत आर्थिक वृद्धि होगी, जिससे दीर्घकाल में गरीबी घटेगी। अरे वो तो क्रिटिसाइजर है, वो ये अच्छे लोग जो उसका समर्थन करेंगे वो बोलेंगे। वो तो क्रिटिसाइज कर रहा है कि ये बकवास चीज है। आंसर आना चाहिए था महोदय कि लेखक का थॉट है, दोनों ही बातें गलत है। दोनों ही बातें गलत है, लेखक कहना चाह रहा है। फिर से पढ़ना शुरू करिए। कहना क्या चाह रहा है महोदय? वो कह रहा है जीन एडिटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम जीन मॉडिफिकेशन। जीनोम एडिटिंग, genome editing typically involve finding the part of plant genome that could be changed to render it less vulnerable to disease or resistant to a certain herbicide or increase yield। मतलब जीन संपादन क्या है भाई? तो जीनोम का पता लगाकर पौधे में उन जीन को परिबदलना, जिससे कि हम उसको बीमारी से बचा सके, उसका प्रोडक्शन बढ़ा सके, वह पेस्टिसाइड के खिलाफ लड़ सके। शोधकर्ता जीनोम विच्छेदन करने के लिए आणविक कैंची का उपयोग करते हैं, इसकी मरम्मत करते हैं, जो पादपों में होने वाली नेचुरल प्रोसेस। उनका कहना है कि ये चीज पौधों में नेचुरली मिलती है। पौधों में अलग अलग प्रकार की बीमारियां जब होती है तो उनके अंदर ऐसे बदलाव होते रहते हैं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। जीनोम रूपांतरण का मतलब होता है, मॉडिफाइड करने का मतलब होता है उसमें किसी दूसरे जीव का जीन लाना, और जीन एडिटिंग का मतलब होता है अपनी जीन को बेटर करना, जो कि उस पादप को भविष्य में अनुक्रम आक्रमणों से बचाए रखने में सक्षम बनाता है। जब प्रयोगशाला में पादप जीनों का विस्तार से परीक्षण करना संभव है और संगत जीनों का सुस्पष्ट रूप से परिवर्तित करने की क्रियाविधि का सुयोजन किया जा सकता है। विकास प्रक्रिया प्रभावी रूप से तेजी से लाई जा सकती है। जीनोम संपादन में एक पादप से दूसरे पर जीन ट्रांसफर की जरूरत नहीं होती। अपनी ही जीन को सुधारना बेटर कहलाता है जीन एडिटिंग। जीन मॉडिफाइड अनुवांशिक या रूपांतरित फसलें नहीं होती, बीटी कॉटन, दूसरे का जीन लेकर आना। जीनोम संपादन के द्वारा चुनी हुई जीनों को सही रूप से एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिससे पौधे को पर्यावरण तत्वों के साथ अनुकूल होने में सहायता मिलती है। दोनों ही बातें महोदय बिल्कुल सही थी। लेखक बताना चाह रहा है जीन एडिटिंग जीन मॉडिफिकेशन से अलग है, और जीन एडिटिंग में हम कुछ नया नहीं ला रहे हैं, उसी के जीन को बदल रहे हैं, उसी के जीन को सुधार रहे हैं, उसी के जीन को इंप्रूव कर रहे हैं, उसी की क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। लेखक के थॉट्स पकड़िए प्लीज। फिर से
बिल्कुल। मैं कहूँगा बहुत बड़ी परिवर्तन आ रहा है आप लोगों में, बहुत अद्भुत। सभी पुष्पधारी पौधों की जातियों में लगभग 80% में परागण प्राणियों द्वारा होता है, पॉलिनेशन। हमारे यहाँ जो दूल्हे घोड़ी पर बैठकर दुल्हन के घर जाता है, इन पौधों में मेल गैमीट्स कीटों पर बैठकर जाते हैं, पक्षियों पर बैठकर जाते हैं, अन्य तरीके से जाते हैं, जिसमें पक्षी स्तनधारी शामिल है, किंतु कीट मुख्य परागणकारी है। परागण हमें पौधों से उत्पन्न कई औषधियों के साथ साथ विविध प्रकार के खाद्य उपलब्ध कराने के लिए उत्तरदायी है। विश्व की कम से कम 1/3 कृषि फसलें परागण पर निर्भर है। परागण के लिए जो बीज है, हनी बीज है, सर्वाधिक प्रभावी वर्ग है। ये 400 से भी अधिक फसलों के लिए महत्वपूर्ण है। परागण एक अनिवार्य व्यवस्था है जो पौधों और प्राणियों के लिए जटिल संबंधों का परिणाम है। इनमें से किसी भी कमी या हास होने से दोनों का अस्तित्व प्रभावित होता है। प्रभावी परागण के लिए मूल प्राकृतिक वनस्पति आश्रय जैसे संसाधन की आवश्यकता है। परागणकारी प्राणियों की विविधता के बिना भारत की अनाज खाद्यान्न, भारत का तो कहीं जिक्र भी नहीं है और लेखक ने भारत के बारे में कोई चर्चा नहीं। वो तो एक जनरल बात बता रहा है कि पॉलिनेशन करोगे तो क्या होगा। भाई ये तो बकवास है पूरी तरह से। उद्यान फसल की एक धान्य कृषि, कहीं से कहां तक मुझे बता दो जरा लाल लालियो, जिन लोगों ने भी मोनोकल्चर पूरे कॉम्प्रिहेंशन में, लेखक का थॉट तो दूर की बात, मुझे बता दो कहीं दिख रहा हो तुम्हें। कहीं कोई वर्णन नहीं है तो क्यों टेंशन ले उसका, छोड़ो उसको। आप लोग रियलिटी में अभी भी बाहर जा रहे हैं, कुछ लोग। बहुत इजी सवाल होते हैं कॉम्प्रिहेंशन के, और आप जरा ध्यान से देखिए, मैंने जितने दिन से प्रैक्टिस करा रहा हूं लगातार, अगर आप सच में मेरी बात समझ पा रहे होंगे तो आपको रियलिटी में चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे बड़े लेवल के, कि हाँ ये चीजें मैं पहले सोचता था लेकिन अब नहीं हो सकता। मेरे पांचों नियम के साथ साथ छठवां नियम, जिसका हम अजम्पशन में लागू करना है, राइटर की थॉट। राइटर के थॉट पकड़ोगे तो ही तो आएगा चेंजेस। पांचों रूल रिपीट करना। पहला नियम क्या बताया था मैंने, कॉम्प्रिहेंशन से बाहर नहीं सोच सकते। एक्सट्रीम वर्ड जहां पर भी आ जाए उसको हटा दिया करिए कि वो नहीं हो सकता। अगर आपको टाइटल पूछा तो स्टार्टिंग लाइन में है, संदेश पूछा तो लास्ट की लाइन में मिलेगा। शब्दों के मतलब, कंक्लूजन पूछे, इन्फेरेंस पूछे, या फिर वो कोरोलरी पूछे, मतलब आपको निष्कर्ष या परिणाम बताना है। अजम्पशन का मतलब रहेगा कि उसके थॉट्स पकड़ने हैं। और पांचवा नियम, जब तक 3 गलत साबित ना हो चौथे को सही नहीं मानोगे। और अजम्पशन में तो मैंने बार बार बात कही है, अजम्पशन में मैंने बार बार बात कही है कि आप राइटर के थॉट्स को पकड़िए। एक कॉम्प्रिहेंशन और करके देखिए। केवल राइटर का थॉट फोकस रखिए। बहुत ही बढ़िया। अंजीर के वृक्षों को भारत, पूर्वी एशिया और अफ्रीका में पवित्र माना जाता है और ये कृषि और शहरी क्षेत्र में सामान्य रूप में पाए जाते हैं, जहां अन्य बड़े वृक्ष नहीं होते हैं। प्राकृतिक वनों में जब वन्य संसाधन की कमी होती है, अंजीर के वृक्ष वन्य प्राणियों के लिए भोजन उपलब्ध कराते हैं। विविध प्रकार के फल भक्षियों की घनी आबादी को सहारा देते हैं। यदि फल भक्षी पक्षी और चमगादड़ अत्याधिक मानवीय हस्तक्षेप वाले स्थानों पर लगे अंजीर के वृक्षों पर निरंतर रूप से जाते रहे तो पवित्र और अंजीर वृक्ष प्रचार प्रचुर संख्या में फल भक्षियों को बढ़ावा दे सकते हैं।
अनुकूल सूक्ष्म जलवायु में अंजीर वृक्षों के आसपास अन्य जातियों के वृक्ष के असंख्य पौधे उग सकते हैं। प्राकृतिक वनों में अंजीर के वृक्ष प्राय कीस्टोन मतलब जब कोई सहारा नहीं तो इसका सहारा होता है। सबसे प्रमुख प्रजाति, संख्या में कम लेकिन इंपॉर्टेंट। अंजीर के वृक्ष वहां भी उग सकते हैं जहां अन्य बड़े काष्ठीय वृक्ष की जाति है। नहीं, वो ऐसा नहीं कह रहा है कि वहां नहीं उग सकती, बल्कि वो कह रहा है कि यह सामान्य रूप से पाई जाती है जहां अन्य वृक्ष पान पर उपलब्ध कराते, संसाधन की कमी होती है, वहां भी उग जाते। लेकिन ऐसा उसने नहीं कहा कि अन्य जातियां वहां नहीं उगती। जैव विविधता के संरक्षण में पवित्र वृक्षों की भूमिका है। अन्य वृक्ष जातियों के बीजों के प्रकीर्णन में अंजीर के वृक्षों की भूमिका है। इसलिए वो कह रहा है कि अगर बढ़ावा देंगे तो अंजीर वृक्षों के आसपास अन्य जाति के वृक्ष भी उग जाएंगे। आंसर आना चाहिए था 1, 3 एंड 4। आज का आखिरी कॉम्प्रिहेंशन, मैं चाहता हूं ये नहीं, एक बढ़िया कॉम्प्रिहेंशन। और आज का ही नहीं, अब इसमें जो शीट में बचे हुए कॉम्प्रिहेंशन है उसकी आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। मंडे से अब केवल मैथमेटिक्स की क्लास होगी 1.5-2 घंटे, और 5-6 दिनों में ये खत्म हो जाएगा, 5-6 क्लासेस। नीति निर्माता और जनसंचार माध्यम ने खाद्य पदार्थों की आसमान छूती कीमतों के लिए कई कारकों को दोषी ठहराया है, जिसमें ईंधन की उच्च कीमत, प्रमुख खाद्य उत्पादक देशों में खराब मौसम, खाद्य तरल पदार्थों के उत्पादन के लिए भूमि का उपयोग, मतलब खाद्य के अलावा अन्य उत्पादन के लिए भूमि का उपयोग हो रहा है, मौसम खराब रहा, ईंधन बहुत महंगा हुआ, इन चीजों को जिम्मेदार माना गया। सर्वाधिक आबादी वाली उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से खाद्य पदार्थों की मांग में वृद्धि पर अधिक बल दिया गया। इससे इस बात की बहुत अधिक संभावना बनती है कि इन देशों में अत्यधिक खपत से खाद्य संकट उत्पन्न हो सकता है। खाद्य पदार्थों के उच्च मूल्यों का एक कारण, एक नहीं वो खुद ही 3 कारण दे रहे हैं। यदि निकट भविष्य में विश्व खाद्य संकट उत्पन्न होता है, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए, जरा मुझे बता दो कहीं पर भी आप उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं जो दिखा रहा है कि यहाँ पर उभरती हुई सर्वाधिक आबादी वाली उभरती अर्थव्यवस्था में मांग में वृद्धि, वो ये बताना चाह रहा है कि इन उभरती अर्थव्यवस्थाओं में मांग में वृद्धि हुई है, उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में ही खाद्य संकट आएगा, ऐसा कहां लेखक बता रहा है? आंसर आना चाहिए था पहला और दूसरा दोनों ही गलत है। मुझे लगा कि और बेटर होगा, तो एक और कॉम्प्रिहेंशन आप ट्राई करिए, आखिरी। ये बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंशन लगता है मुझे, बहुत ही अच्छा। उसको दिमाग से और दिल से, दोनों से पढ़ना, तुम्हें रियल प्रॉब्लम समझ में आ जाएगी। मतलब रियल में धर्म के बीच में प्रॉब्लम का बड़ा कारण यही है। जब मैं अपने धर्म के बारे में सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि हमारे धर्म में तो कोई कमी नहीं है, और दूसरे धर्म के बारे में जब मैं सोचता हूं तो 100 कमियां निकल आता है। वही व्यक्ति जब मेरे धर्म के बारे में सोचता है तो उसके मन में भी यही थॉट आते हैं। कौन सी पूर्व धारणा सही हो सकती है?
कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय का अनुयायी बने बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता, बकवास है, ऐसा तो लेखक ने नहीं कहा। लेखक कहना चाह रहा है कि इसके कारण हम लोगों के बीच में विभेद होते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है, उसे लगता है कि उसका धर्म श्रेष्ठ है, तो ये एकता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आंसर आना चाहिए था केवल और केवल ऑप्शन से। ये 2021 के हैं, 2022 में तो इजी थे कॉम्प्रिहेंशन। ठीक है, कोई बात नहीं। जिनका शीट दिया उन्हीं की प्रैक्टिस करिए, बाकी की प्रैक्टिस मत करिए। पर मेरे हिसाब से बहुत प्रैक्टिस की हमने, इतनी प्रैक्टिस की पिछले लगभग 6 क्लासेस मुझे याद है कि कॉम्प्रिहेंशन से चल रही हैं। बस आप एक चीज जरूर करिए प्लीज, मेरे उन नियमों का उल्लंघन मत होने दीजिए, क्योंकि आपको लगता होगा कि वो नियम बड़े आसानी से बन गए। नहीं, उस नियमों के लिए मैंने पूरे 10-12 साल के सवालों को हल किया है और तब जाकर वो चीजें सामने आई है। हाँ, हमारी जो सीसेट की बुक है, उस बुक में आपको पूरे कॉम्प्रिहेंशन के आंसर मिलेंगे, क्योंकि ये सारे नियम जो मैंने आपके सामने नियम रखे ना, आप ढूंढ लेना, किसी किताब में नहीं है। हाँ, कुछ यूट्यूबर्स वालों ने हमारे नियमों को लेकर खुद वीडियो बनाए हैं। तो मतलब कुछ दिन पहले की बात है कि एक स्टूडेंट ने कहा, सर आपने उनकी कॉपी की है। तो मैंने कहा बेटा, हम 2011 से पढ़ा रहे हैं, जब सीसेट आया उसी साल से, और ये वीडियो 2019 में आया है। कि हमारा विद्यार्थी रहा है और उसने हमसे ही पढ़ा है। तो चीजें कई बार ऐसी भी हो जाती है मेरे साथ। तो इसको प्रॉपर तरीके से ध्यान दीजिएगा। और अब हमारा केवल इसमें मैथ्स बचा है, तो आज अब यहां से मतलब केवल मैथ्स। तो मैंने जो वादा किया था, और मैं चाहूंगा कि आप लोग जरूर कमेंट्स करिएगा, जिन लोगों ने भी केवल सीसेट का भी लिया होगा कोर्स, तो जितना शायद फीस ली थी वो सारी चीजें आपको प्रॉपर तरीके से वसूली हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपका रीजनिंग खत्म हो गया, आपका डीएस खत्म हो गया, डाटा सफिशिएंसी, डाटा इंटरप्रिटेशन, कॉम्प्रिहेंशन। अब बस एक ही बची चीज है, और वो है मैथ्स। अभी इंग्लिश में आ जाएगी। हाँ, अभी क्योंकि मैथ्स में नंबर सिस्टम अभी बाकी है। ज्यादा ज्यादा मान के चलिए 8 क्लास मुझे लगेगी अब इसको खत्म करने। 8 क्लास मैं शीट अवेलेबल करा दूंगा। कोई भी कैटेगरी के स्टूडेंट हो, सभी को याद रखना, सभी को 66 मार्क्स लाने हैं। मैं बता दे रहा हूं कौन कौन से टॉपिक अब बचे हैं मैथ्स में। नहीं, मेंसुरेशन नहीं करेंगे हम लोग। सबसे पहले तो अभी हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बाद प्रोबेबिलिटी को खत्म करेंगे। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं, लेकिन अच्छा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। फिर हम कवर करेंगे एवरेज को, फिर रेशियो प्रपोर्शन को। हाँ, रेशियो प्रपोर्शन को। फिर हम कवर करेंगे एलिगेशन मिक्सचर को। फिर हम कवर करेंगे एज, प्रॉब्लम ऑन एज को। और फिर हम कवर करेंगे नंबर सिस्टम का बचा हुआ। ठीक है? नहीं, सिंपल इंटरेस्ट पर पूरे 13 वर्षों में एक सवाल आया है, मत करिए। कंपाउंड इंटरेस्ट तो मैं कहता हूं कभी मत करिए। मेंसुरेशन पर 4 प्रश्न आए हैं अभी तक, और मेंसुरेशन में जितने सा फार्मूले हैं उसमें कोई इतना बेनिफिट नहीं है, तो मेंसुरेशन और वॉल्यूम से कुछ भी नहीं, उसे भी स्किप करिए। ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती, जियोमेट्री नहीं आती हमारे इसमें। पीसीएस में आ सकती है, लेकिन हमारा मेन मकसद यूपीएससी का ही है। ये 6 टॉपिक अब हमें कवर करने हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी किताब में 2011 के क्वेश्चन भी है पूरा। मैं दिखा दूंगा आप लोगों को। पासे से प्रश्न इन 12-13 वर्षों में लगभग 5 आए हैं। हाँ, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन भी कर लेंगे। धन्यवाद धन्यवाद। तो ये 6 टॉपिक है हमारे पास। बिल्कुल, मैं टेस्ट भी रखवाऊंगा, कोई घबराओ नहीं। नहीं, मैं मेंसुरेशन दिखा दूंगा आप लोगों को, अगर आप लगे फार्मूले नोट कर लेना, पर आपको मैं कहूंगा कि इतना स्ट्रेस नहीं ले। ट्रेन वाले क्वेश्चन तो सबसे इजी क्वेश्चन थे जो मैंने पढ़ाए थे आपको। तो अब बिना किसी कमेंट्स को पढ़े बाद में चर्चाएं करेंगे। वापिस आइए। कल मैंने एडवांस परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था, और मैंने आपको बताया था कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में जो अभी हमने बातचीत की थी वो बेसिक थी। अब एडवांस में
पहला फार्मूला यूज किया था 2:n-1 उन केसेस में जहां आर क्लियर ना हो और जहां मना करना नामुमकिन हो, मना नहीं कर सकते। ये कल की आखिरी बात हुई थी, जैसे इनविटेशन, किसी को पैसे बांटने हो, इनविटेशन की बातचीत हो, लिखिएगा। अगला प्रश्न, इन एन एग्जामिनेशन, एक परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। इन एग्जामिनेशन देयर आर 10 क्वेश्चंस, ऑन एवरी क्वेश्चन देयर आर 2 ऑप्शन ट्रू एंड फॉल्स। प्रत्येक प्रश्न पर 2 विकल्प सत्य और असत्य हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 2 विकल्प सत्य और असत्य हैं। एनी स्टूडेंट in how many way can give the answer of these 10 questions। कोई विद्यार्थी कितने प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है? कोई विद्यार्थी कितने प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है? इफ ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यदि सभी प्रश्न अनिवार्य हो। इफ ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, यदि सभी प्रश्न अनिवार्य हो। तो इधर ध्यान देना, पहला सवाल है, सीखने पर ज्यादा गौर करिएगा। देखो यहां पर प्रश्नों के उत्तर कितने सही देगा ये फिर से नहीं पता, मतलब आर डिफाइन नहीं है फिर से, लेकिन यहां वो सभी प्रश्नों के उत्तर फॉल्स भी दे सकता है। इसलिए यहां की जो ट्रिक्स रहेगी 2 की पावर n। 2 क्यों? क्योंकि 2 ऑप्शन ही है, या तो ट्रू लगाएं या तो फॉल्स लगाएं। कल भी 2 ही ऑप्शन थे, या तो इनवाइट करेगा या तो इनवाइट नहीं करेगा। आज भी 2 ही ऑप्शन का सवाल है। तो ऐसे सवालों की ट्रिक्स आप नोट कर लीजिए। 2 पावर n रहेगा, कोई माइनस नहीं होगा। n का मतलब कितने प्रश्न। अब यहां ये भी बात समझ लीजिए कि 2 ऑप्शन थे ट्रू और फॉल्स, यदि 3 होते तो 3 की पावर n, 4 होते तो 4 की पावर n, 5 होते तो 5 की पावर n। और यहां जो एक लाइन लिखी है कि सभी प्रश्न अनिवार्य, मतलब सभी हल करने हैं, लेकिन अगर ये लाइन नहीं होती तो फिर उसके पास 3 ऑप्शन हो जाते, या तो वो ट्रू लगाता, या तो वो फॉल्स लगाता, या तो वो सवाल ही छोड़ देता। तो कल वाली ट्रिक्स ही है, बस एक अंतर ये है कि यहां -1 नहीं करना है। कल वाली ट्रिक्स ही है, बस इतना सा प्रॉब्लम है कि यहां माइनस नहीं करेंगे, और इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहां सभी आंसर एक्सेप्टेबल है। बिल्कुल कंपल्सरी है। 2 का 10 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 नहीं तो क्या आएगा? 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024। एक परीक्षा में 10 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 2 विकल्प हैं। यदि सभी प्रश्न अनिवार्य हो तो कितने प्रकार से उत्तर दिया जा सकता है? In an examination, there are 10 questions. On every question, 2 options are there, true and false. If all questions are compulsory, then how many questions? Then in how many way any student can give the answer? Try करिए एक और क्वेश्चन। There are 5 question in a question paper. एक प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न है। On every question there are 4 options. प्रत्येक प्रश्न पर 4 विकल्प हैं। एक प्रश्न पत्र में 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न पर 4 विकल्प हैं। In how many way anyone can give the answer of this question? कोई व्यक्ति कितने प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है?
तो अब हर एक प्रश्न पर 4 ऑप्शन है, तो 4 की पावर n, n मतलब कितने प्रश्न, तो आंसर आ जाएगा। और सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, ये लिख लेना। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। बिल्कुल 4 की पावर 5 का मतलब भी 1024 ही होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। फिर लिखना, ए पर्सन हैव 4 पोस्ट कार्ड, एक व्यक्ति के पास 4 पोस्ट कार्ड हैं। ए पर्सन हैव 4 पोस्ट कार्ड, एक व्यक्ति के पास 4 पोस्ट कार्ड है। इन हाउ मेनी वे, इन हाउ मेनी वे ही कैन ड्रॉ दिस पोस्ट कार्ड इन 5 पोस्ट ऑफिस, वह कितने प्रकार से इन 4 पोस्ट कार्ड को 5 पोस्ट ऑफिस में डाल सकता है। इन हाउ मेनी वे ही कैन ड्रॉ दिस पोस्ट कार्ड इन 5 पोस्ट ऑफिस, वो कितने प्रकार से इन 4 पोस्ट कार्ड को 5 पोस्ट ऑफिस में डाल सकता है। अब यहां ध्यान से समझना, कंसेप्ट कैसे सॉल्व करेंगे। देखो भाई, ऑप्शन पोस्ट कार्ड के पास होगा या पोस्ट ऑफिस के पास। ऑप्शन पोस्ट कार्ड के पास है कि पोस्ट ऑफिस के पास। पोस्ट कार्ड के पास। तो पहला पोस्ट कार्ड उठाओ, कितने ऑप्शन है पहले पोस्ट कार्ड के पास, कितने पोस्ट ऑफिस में वो डाला जा सकता है। दूसरा पोस्ट कार्ड कितने पोस्ट ऑफिस में डाला जा सकता है। क्यों भाई, वो जो 5वां पोस्ट ऑफिस है वो बंद हो गया क्या एक पोस्ट कार्ड डालने के बाद, कि उस पर ताला लगा दिया गया है कि नहीं अब तुम डाल नहीं सकते हो, तुम फिर से उस पोस्ट ऑफिस में डाल सकते हो। हर पोस्ट कार्ड के पास 5 ऑप्शन रहेंगे, 4 पोस्ट कार्ड थे, 625। इसकी ट्रिक्स होगी 5 की पावर 4, या इसकी ट्रिक्स मैं बता दे रहा हूं, और नॉन मूवेबल की पावर मूवेबल, नॉन मूवेबल की पावर मूवेबल, अगतिशील की घात गतिशील, ताकि ट्रिक्स इजीली याद हो सके। 4 पोस्ट कार्ड और 5 पोस्ट ऑफिस थे ना, पोस्ट कार्ड थे 4 और 5 थे पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस नॉन मूवेबल है, पोस्ट ऑफिस नॉन मूवेबल है, ऑप्शन 5 है। 625 ही लिखा हुआ है। फिर ट्राई करो इसी पैटर्न पर।